Welcome back to the second part of Poets and Pancakes. In the first part, we had discussed that this chapter is taken from the writer's book, My Years with the Boss. And then we had talked about the makeup department, and makeup department में जो एक एम्प्लॉय था, ऑफिस बॉय, उसके बारे में हमने डिस्कस किया. और ऑफिस बॉय जो था वो जेलस फील करता था सुबू के बारे में. हमने सुबू का कैरेक्टर स्केच भी डिस्कस किया था कि सुबू जो था वो बहुत ही चैरिटेबल था, बहुत ही वहाँ पर यूज़फुल एम्प्लॉय था और नंबर 2 की पोजीशन पर था. लेकिन ऑफिस बॉय क्यों जेलस था उससे? क्योंकि वो नंबर 2 पर पहुँच गया था, जबकि ऑफिस बॉय जो था वो आगे नहीं बढ़ पाया था. और वो ऑफिस बॉय जो था वो सुबू के लिए डायरेस्ट थिंग्स जो था उसकी विश करता था, बुरी से बुरी चीज़ों की कल्पना करता था कि उसके साथ बुरा हो. तो उसके आगे हम सुबू को थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे और फिर हम जो राइटर्स का ग्रुप था उसके बारे में पढ़ने वाले हैं. सो लेट अस स्टार्ट. यू सॉ सुबू ऑलवेज विद द बॉस. कि आप सुबू को देख सकते थे कि हमेशा वो बॉस के साथ होता था, बट इन द अटेंडेंस रोल. लेकिन जब अटेंडेंस होती थी तो उसकी कहाँ पर लगती थी? ही वॉज ग्रुप्ड. उसको ग्रुप किया गया था अंडर अ डिपार्टमेंट, कि उसकी जो अटेंडेंस थी एक डिपार्टमेंट में लगती थी. कि वो एम्प्लॉय कौन से डिपार्टमेंट का था? कॉल्ड द स्टोरी डिपार्टमेंट. कि स्टोरी डिपार्टमेंट में उसकी अटेंडेंस लगती थी, उसी के अंडर उसको एम्प्लॉयमेंट दिया हुआ था. कंप्राइजिंग अ लॉयर एंड एन असेंबली ऑफ राइटर्स एंड पोइट्स. कि जिस डिपार्टमेंट में एक लॉयर था, एक वकील था और एक पूरी की पूरी असेंबली थी. असेंबली मीन्स पूरी की पूरी सभा थी जिसमें राइटर्स और पोइट्स थे. द लॉयर वॉज ऑल्सो ऑफिशियली नोन एज द लीगल एडवाइज़र. और लॉयर को लीगल एडवाइज़र की पोस्ट दी गई थी ऑफिशियली. ऑफिशियली मतलब उसको फॉर्मली जो पोस्ट दी गई थी वो लीगल एडवाइज़र था, मीन्स कानूनी रूप से सलाह देने वाला, लीगल एडवाइस देने वाला. बट एवरीबडी रेफर्ड टू हिम एज द अपोजिट. लेकिन हर कोई उसके बारे में दूसरा ही, अपोजिट ही रेफर करता था. मीन्स उसको दूसरा ही कहता था. मीन्स एडवाइस वो नहीं देता था, उसकी एडवाइस हमेशा गलत होती थी, सब ये मानते थे. एंड एक्सट्रीमली, आप उसका एग्जाम्पल देंगे कि उसकी जो एडवाइस थी वो जो करता था वो कैसे गलत हो जाता था. एन एक्सट्रीमली टैलेंटेड एक्ट्रेस. कि वहाँ पर उस स्टूडियो में एक एक्सट्रीमली मीन्स ग्रेटली टैलेंटेड एक्ट्रेस थी, बहुत ही ज़्यादा टैलेंट था जिसमें एबिलिटी थी, स्किल थी. who was also extremely temperamental. और जितनी वो शानदार एक्ट्रेस थी, हीरोइन थी, उतनी ही ज़्यादा वो टेम्परामेंटल भी थी. टेम्परामेंटल का मतलब होता है मूडी, मूड जिसका चेंज हो जाता था. वंस ब्लू ओवर ऑन द सेट्स. और उसका क्योंकि मूड ख़राब हो जाता था तो एक बार वो सेट्स के ऊपर ब्लू ओवर का मतलब होता है एकदम से एंगर आ गया उसको, वो भड़क उठी. वाइल एवरी वन स्टूड स्टंट. जबकि हर कोई स्टंट खड़ा था, हैरान हो गया था. स्टंट का मतलब बिल्कुल हैरान हो गया था, खड़ा था कि क्या किया जाए. द लॉयर क्वाइटली स्विच्ड ऑन द रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट. लॉयर ने क्या किया? चुपके से, क्वाइटली, सीक्रेटली उसने रिकॉर्डिंग का इक्विपमेंट चला दिया, स्विच ऑन कर दिया. रिकॉर्डिंग करने वाला जो भी इंस्ट्रूमेंट था उसको उन्होंने स्टार्ट कर दिया. व्हेन द एक्ट्रेस पोज्ड फॉर द ब्रेथ. और जब उसने सांस लेने के लिए पोज किया, वो रुकी. शी स्टॉप्ड फॉर द ब्रेथ. द लॉयर सेड टू हर. तो लॉयर ने उससे तब कहा 1 मिनट प्लीज. एकदम से उसको कहा कि 1 मिनट के लिए रुकिए. एंड प्लेड बैक द रिकॉर्डिंग. और क्या कर दिया? रिकॉर्डिंग को प्ले बैक कर दिया, जो उन्होंने रिकॉर्डिंग की थी उसको चला दिया. देयर वॉज नथिंग इनक्रिमिनेटिंग और अनमेंशनेबली फाउल. कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जो इनक्रिमिनेटिंग हो. इनक्रिमिनेटिंग का मतलब है अक्यूजिंग ऑफ क्रिमिनल चार्जेस. और किसमें जो वो गुस्सा किया था उसमें ऐसा कुछ भी इंक्रिमिनेटिंग नहीं था, कोई ऐसे चार्ज नहीं लगाए थे उसने. और अनमेंशनेबली फाउल भी नहीं था. अनमेंशनेबली जिसको मेंशन ना किया जाए, दैट विच कैन नॉट बी मेंशन. और ऐसा कोई फाउल, कुछ रोंग नहीं था. किसमें? अबाउट द एक्ट्रेस टायरेड. कि जो एक्ट्रेस का टायरेड था. टायरेड का मतलब क्या है? जो गुस्सा था, जो एंग्री आउटबर्स्ट थी अगेंस्ट द प्रोड्यूसर. जो वो प्रोड्यूसर के खिलाफ उसने गुस्सा दिखाया था, वो एंग्री हो गई थी. उस टायरेड में, उस गुस्से में, या जो भी उसने गुस्से में बोला था उसमें कुछ भी ना तो इनक्रिमिनेटिंग था और ना ही अनमेंशनेबली फाउल था. कुछ भी गलत नहीं था ऐसा कि बहुत ही ज़्यादा सीरियस कुछ चार्जेस लगाए हों. बट व्हेन शी हर्ड हर वॉइस अगेन. लेकिन जब उसने अपनी वॉइस को सुना,
अगेन दोबारा सुना, कैसे? थ्रू द साउंड इक्विपमेंट। उसने जब साउंड इक्विपमेंट से सुना, साउंड इक्विपमेंट जो लेट मी, जब साउंड का जो इक्विपमेंट था, जो भी रिकॉर्डिंग का इक्विपमेंट था जिसमें रिकॉर्डिंग हुई थी, तो क्या हुआ? शी वॉज स्ट्रक डम, वो एकदम से डम हो गई। मीन्स वो खुद ही उसको झेल नहीं पाई कि वो ऐसा कैसे कर सकती थी। हालांकि वो टेम्परामेंटल थी, लेकिन वो इतनी बुरी नहीं थी, लेकिन वो खुद से ही उसको इतनी शर्मिंदगी फील हुई। अ गर्ल फ्रॉम द कंट्री साइड, वो एक ऐसी लड़की थी जो कंट्री साइड से आई थी। कंट्री साइड मतलब जो विलेज एरिया से आई थी। शी हैडंट गॉन थ्रू ऑल द स्टेजेस ऑफ वर्ल्डली एक्सपीरियंस दैट जनरली प्रिसीड अ पोजीशन ऑफ इम्पोर्टेंस एंड सोफिस्टिकेशन दैट शी हैड फाउंड हरसेल्फ कैटापल्टेड इनटू। कि क्या होता है कि वो शी हैडंट गॉन थ्रू, वो गॉन थ्रू नहीं हुई थी, वो निकली हुई नहीं थी किसमें से? ऑल द स्टेजेस ऑफ वर्ल्डली एक्सपीरियंस। जो वर्ल्डली एक्सपीरियंस होता है, जो लाइफ में आदमी स्ट्रगल महसूस करता है, उस तरह की सारी स्टेजेस से वो गुजरी हुई नहीं थी। मीन्स नॉर्मली क्या होता है कि इंसान जो है इस पोजीशन पर पहुंचने से पहले उसे बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन उसके साथ ऐसा नहीं हुआ था। कि दैट जनरली प्रिसीड ए पोजीशन ऑफ इम्पोर्टेंस, कि जो संघर्ष, जो स्ट्रगल जनरली प्रोसीड करता है, पहले आता है किसी भी इम्पोर्टेंट प्लेस पर, पोजीशन पर पहुंचने से पहले, और सोफिस्टिकेटेड जो पोस्ट होती है उस पर पहुंचने से पहले जो भी स्टेजेस में स्ट्रगल करना पड़ता है, वो स्ट्रगल किए बगैर वो वहाँ पहुंच गई थी। दैट शी हैड फाउंड हरसेल्फ कैटापल्टेड इनटू, कि जिसमें वो कैटापल्ट हो गई थी। कैटापल्ट मीन्स तुरंत ही पहुंच गई थी, एकदम से, एट वंस शी वॉज प्लेस्ड, कि वो एकदम से उसको वो जगह मिल गई होगी। कोई लकी लोग होते हैं कि उन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती और वो सक्सीड कर जाते हैं, तो उसके साथ ऐसा ही हुआ था। शी नेवर क्वाइट रिकवर्ड फ्रॉम द टेरर शी फेल्ट दैट डे, और वो उस टेरर से, उस फ्राइटनिंग थिंग से वो कभी भी निकल नहीं पाई थी। उस डर से, उस फियर से वो कभी भी रिकवर नहीं कर पाई। रिकवर मतलब उससे वो निकल ही नहीं पाई। वो डर उसने जो उस दिन फैक्ट किया था, मीन्स उसे खुद से ही डर लगने लग गया, और खुद उसे इतनी ह्यूमिलिएशन फील हुई कि उसे लगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और उसके अंदर एक डिप्रेशन बैठ गया। दैट वॉज द एंड ऑफ अ ब्रीफ एंड ब्रिलियंट एक्टिंग करियर, और इसके साथ ही अंत हो गया था, ये एंड हो गया था एक ब्रीफ, ब्रीफ मतलब स्मॉल, छोटे से, फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ स्मॉल टाइम, ब्रिलियंट, ब्रिलियंट मतलब शानदार, बहुत ही बेहतर, एक्सीलेंट एक्टिंग करियर का एंड हो गया था। और द लीगल एडवाइज़र, और जो वहाँ का उस डिपार्टमेंट का लीगल एडवाइज़र था, स्टोरी डिपार्टमेंट का, हु वाज आल्सो अ मेंबर ऑफ द स्टोरी डिपार्टमेंट, हैड अनविटिंगली रोट अबाउट दैट सैड एंड। और उसने अनविटिंगली, अनविटिंगली मतलब बेवकूफ़ी से या अननोइंगली, ये जो सैड एंड था, ये जो उदासी भरा, दुख भरा एंड था, वो ला दिया था। मीन्स इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर थी? लीगल एडवाइज़र के ऊपर। लीगल एडवाइज़र के ने ऐसे हालात में उसके अंदर जो डिप्रेशन भरा, उसका वो कारण बन गया था। वाइल एवरी अदर मेंबर ऑफ द डिपार्टमेंट वोर अ काइंड ऑफ यूनिफॉर्म। ये जो था, ये तो एग्जाम्पल था कि लीगल एडवाइज़र एक्चुअली किस तरह के काम करता था, कि ऐसे हालात में जो है उसको पैसिफाई करने के बजाय उसको इस तरीके से उसने खुद की ही नज़रों में गिरा दिया। अब इसी डिपार्टमेंट के बारे में और बात कर रहे हैं कि जबकि हर दूसरा जो मेंबर था इस डिपार्टमेंट का, वो पहनता था ए काइंड ऑफ यूनिफॉर्म, एक तरह की यूनिफॉर्म पहनता था। क्या मतलब लगी नहीं हुई थी, लेकिन वो अपनी मर्जी से, उन्हें लगता था कि उनका जो स्टाइल होना चाहिए एज राइटर्स ऐसा ही होना चाहिए। तो क्या पहनते थे? खादी धोती विद अ स्लाइटली ओवर साइज्ड एंड क्लमजीली टेलर्ड वाइट खादी। ये खादी धोती पहनते थे, खादी की धोती पहनते थे, मतलब खादी से बनी हुई धोती पहनते थे, खादी के कपड़े की, और विद ए स्लाइटली ओवर साइज्ड, और एक हल्का सा ओवर साइज का, ओवर साइज मीन्स जिसका थोड़ा साइज बड़ा हो, एक, और क्लमजीली टेलर, क्लमजीली का मतलब ऐसे ही लूज फिटिंग से, ऐसे ही आराम से या सिंपल तरीके से टेलर किया हुआ, बनाया हुआ वाइट खादी शर्ट पहनते थे। द लीगल एडवाइजर वोर पैंट्स एंड ए टाई, लेकिन वो उनसे अलग था, सब खादी धोती और कुर्ता पहनते थे, जबकि लीगल एडवाइजर पैंट्स पहनता था, टाई लगाता था, एंड समटाइम्स अ कोट, और कभी कभी एक कोट भी पहनता था, दैट लुक लाइक ए कोट ऑफ मेल, जो डाकिए के कोट जैसा दिखता था। ऑफन ही लुक्ड अलोन,
देखिए पहले ही अलग दिखता था, उसकी ड्रेस से ही अलग दिखता था, दूसरा क्या डिफरेंस था। आपको ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि लीगल एडवाइजर जो था वो किस तरीके से उस डिपार्टमेंट में अलग दिखता था, वो उनसे अलग कैसे था। देखिए ये क्वेश्चन है भी, ये दिया हुआ, व्हाट मेड द लॉयर स्टैंड आउट फ्रॉम द अदर्स एट जेमिनी स्टूडियोज। तो ये जेमिनी स्टूडियो में कैसे अलग दिखता था, इस वजह से। एक तो उसकी यूनिफॉर्म अलग थी, नेक्स्ट है ओफन ही लुक्ड अलोन एंड हेल्पलेस, हेल्पलेस दिखता था, ये वहां पर अकेला दिखता था। अ मैन ऑफ कोल्ड लॉजिक, क्योंकि उसके जो व्यूज थे वो सबसे अलग थे, कि वो एक मैन ऑफ कोल्ड लॉजिक था। कोल्ड लॉजिक मतलब ठंडे लॉजिक वाला, मतलब उसमें इमोशंस कम थे। कोल्डनेस जब होती है तो मीन्स इमोशन लेस होता है, उतना ही ज़्यादा लॉजिकल आदमी होता है। इन ए क्राउड ऑफ ड्रीमर्स, जबकि वहाँ ड्रीमर्स की भीड़ लगी थी। ड्रीमर्स, राइटर्स और पोइट्स को ड्रीमर्स बोला जाता है, तो वो ड्रीमर्स थे, और उस ड्रीमर्स की भीड़ में वो कोल्ड लॉजिक वाला आदमी था, इसलिए भी वो अलग दिखता था। ये एक और रीजन है। अ न्यूट्रल मैन इन एन असेंबली ऑफ गांधेट्स एंड खादेट्स। और क्या डिफरेंस था कि वो एक न्यूट्रल मैन था। न्यूट्रल मीन्स किसी भी जो विचारधारा थी, बिलीफ थी, उससे वो जुड़ा हुआ नहीं था, सभी के प्रति न्यूट्रल था। मीन्स सभी के लिए एक जैसे विचार रखता था, कोई खास किसी की तरफ इंक्लिनेशन नहीं था उसका। और जबकि दूसरे क्या थे, गांधीट्स एंड खादिट्स, यानी कि गांधीवादी थे या खादीवादी थे। खादी को फॉलो करने और गांधी को फॉलो करने वाले तो लगभग एक ही थे। तो वो गांधीवादी लोगों के बीच में कैसा था, उस बिलीफ को मानने वाले लोगों के बीच में वो एक न्यूट्रल था। मीन्स किसी भी तरह की बिलीफ में वो ज़्यादा यकीन नहीं करता था, सभी को लॉजिकली वो देखता था। तो इस तरीके से he stood out from others at Gemini Studio. Like so many of those who were close to the boss, और जैसे कि बहुत सारे और लोग थे जो बॉस के क्लोज थे, he was allowed to produce a film. उसको परमिशन थी कि वो एक फिल्म प्रोड्यूस कर सकता था। एंड दो, और हालांकि लॉट ऑफ रॉ स्टॉक एंड पैनकेक वर यूज्ड ऑन इट, कि बहुत सारा इस फिल्म के ऊपर, जब वो जिस फिल्म को वो बनाता था उस फिल्म में बहुत सारा रॉ स्टॉक लगता था। रॉ स्टॉक का मतलब रॉ मटेरियल लगता था, एंड पैनकेक, रॉ मटेरियल का मतलब जो भी सामान की ज़रूरत, जो भी चीज़ों की ज़रूरत होती होगी उसमें। और पैनकेक, पैनकेक मीन्स मेकअप मटेरियल भी बहुत सारा यूज़ होता था। नॉट मच केम ऑफ द फिल्म, उसकी बनाई हुई फिल्म का कुछ ज़्यादा नहीं निकलता था। मीन्स उसकी जो फिल्म थी वो फ्लॉप हो जाती थी। देन वन डे द बॉस क्लोज डाउन द स्टोरी डिपार्टमेंट, और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि बॉस ने स्टोरी डिपार्टमेंट ही क्लोज कर दिया, बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि ज़्यादा फिल्में नहीं चल रही होंगी, राइटर्स को बेकार में पैसे देना उन्हें बेवकूफ़ी लगती होगी। तो एस वॉसन जो थे उन्होंने स्टोरी डिपार्टमेंट को ही बंद कर दिया। एंड दिस वॉज परहैप्स द ओनली इंस्टेंस इन ऑल ह्यूमन हिस्ट्री, और शायद ये परहैप्स प्रोबेबली ये पहला इंस्टेंस था, एग्जाम्पल था ह्यूमन हिस्ट्री में, वेयर अ लॉयर लॉस्ट हिज जॉब, जहाँ एक लॉयर ने अपनी जॉब खो दी बिकॉज द पोइट्स वर आस्क्ड टू गो होम, क्योंकि पोइट्स को घर जाने को कहा गया था। यानी कि पोइट्स की वजह से या राइटर्स की वजह से एक किसी लॉयर ने अपनी जॉब खोई हो, ये ह्यूमन हिस्ट्री में पहला ही एग्जाम्पल आपको मिलेगा। मीन्स इनका और इनका तो कोई रिलेशन नहीं हो सकता, लेकिन क्योंकि स्टोरी डिपार्टमेंट को ही वो लीगली एडवाइस देता था और वही स्टोरी डिपार्टमेंट ही बंद कर दिया गया, तो इसका मतलब उसकी जॉब राइटर्स की वजह से ही हुई थी। और ये पहला इंस्टांस होगा शायद ह्यूमन हिस्ट्री का जब ऐसा हुआ हो। Gemini Studio was the favorite haunt of poets like S.D.S. Yogiya, Sangu Subramaniam, Krishna Shastri and Harindranath Chattopadhyay। कि जेमिनी स्टूडियो जो था वो फेवरेट हॉन्ट था। फेवरेट मतलब पसंदीदा, हॉन्ट, हॉन्ट मतलब हैंग आउट था, जहाँ वो बार बार जाते थे। इन तरह के पोइट्स का इनके नाम दिए हुए हैं, S.D.S. योगियार, संगू सुब्रमण्यम, कृष्ण शास्त्री एंड हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय। ये 3 और 4 पे बेटे इनका आप रेफरेंस भी देख सकते हैं इस पेज के लास्ट में। तो ये बार बार वहाँ पर आते होंगे, विजिट करते थे ये राइटर्स। इट हैड एन एक्सीलेंट मैस, इट मीन्स यहाँ पर जेमिनी स्टूडियो के लिए है कि इस जेमिनी स्टूडियो का एक्सीलेंट मैस था। एक्सीलेंट मतलब बहुत ही अच्छा, अच्छे दर्जे का। मैस मतलब कैंटीन थी, विच सप्लाइड गुड कॉफ़ी एट ऑल टाइम्स ऑफ द डे, जो दिन के सारा टाइम बहुत अच्छी कॉफ़ी सप्लाई करती थी, मीन्स वो वहाँ पर प्रोवाइड करती थी। एंड फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द नाइट, और रात के भी ज़्यादातर समय वो कॉफ़ी प्रोवाइड करती थी। अब इसीलिए वो आते थे क्योंकि
राइटर्स को क्या चाहिए, ऐसा पीसफुल प्लेस चाहिए जहाँ पर वो आसानी से बैठकर कुछ लिख सकें। दोज वर द डेज व्हेन कांग्रेस रूल मेंट प्रोहिबिशन। वो इन दिनों की बात है कि जब कांग्रेस का जो रूल होता था उसका मतलब होता था प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब है डिस अलाउइंग ऑफ लिकर, जब शराब बंदी हो तो शराब मोस्टली यहाँ पर प्रोहिबिशन, तो वैसे किसी भी चीज़ के लिए प्रोहिबिशन हो सकता है, लेकिन यहाँ प्रोहिबिशन का मतलब है कि जो ड्रिंक था वो अलाउड नहीं था। एंड मीटिंग ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी वॉज रादर सेटिस्फाइंग एंटरटेनमेंट। और एक कप ऑफ कॉफ़ी के ऊपर मीटिंग करना ज़्यादा सेटिस्फाइंग एंटरटेनमेंट लगता था, क्योंकि अब वो ड्रिंक को तो एंजॉय नहीं कर सकते थे, तो क्या सेटिस्फाई करता था, अब वो कप ऑफ कॉफ़ी से ही मीटिंग कर लेते थे और वहाँ आकर वो लोग मीटिंग करते थे। बैरिंग द ऑफिस बॉय, बैरिंग मीन्स एक्सेप्ट द ऑफिस बॉयज एंड अ कपल ऑफ कलर्स, और कुछ एक जो वहाँ कलर्स काम करते थे ऑफिस में, जैसे राइटर करता था। एवरीबडी एल्स एट द स्टूडियोज रेडिएटेड लेजर, उस स्टूडियो में हर कोई, रेडिएटेड मीन्स इंजॉयड, लेजर, लेजर मीन्स फ्री टाइम, तो हर कोई फ्री टाइम एंजॉय करता था, मीन्स लोगों के पास वहाँ बहुत सारा फ्री टाइम होता था। और जो बिजी रहते थे वो या तो ऑफिस बॉय होते थे हर एक डिपार्टमेंट के, क्योंकि छोटा मोटा काम तो चलता ही रहता था, या फिर क्लर्क्स जो थे उस ऑफिस में वो सारा दिन लगे रहते थे। अब प्री रिक्विजिट फॉर पोइट्री, और ये जो लेजर था ये प्री रिक्विजिट था पोइट्री के लिए। प्री रिक्विजिट मतलब जो सबसे ज़रूरी है, पहली रिक्वायरमेंट है पोइट्री के लिए, कि किसी भी इंसान के लिए अगर राइटिंग करनी है तो उसके पास फ्री टाइम होना चाहिए। मोस्ट ऑफ देम वोर खादी, उनमें से ज़्यादातर लोग खादी पहनते थे। एंड वर्शिप्ड गांधी जी, और गांधी जी को वर्शिप करते थे। बट बियॉन्ड दैट, लेकिन बियॉन्ड दैट मीन्स उससे ज़्यादा, उससे आगे, they had not the faintest appreciation for political thought of any kind, कि उसके अलावा उनके पास फेंटेस्ट एप्रिशिएशन भी नहीं थी। फेंटेस्ट मीन्स हल्की सी, थोड़ी बहुत भी एप्रिशिएशन नहीं थी। एप्रिशिएशन होता है रिकग्निशन ऑफ वैल्यू, मीन्स किसी चीज़ की वैल्यू है या नहीं, ऐसा हल्का सा भी उन्हें अंदाज़ा नहीं था फॉर पॉलिटिकल थॉट ऑफ एनी काइंड। और किस चीज़ की एप्रिशिएशन, किस चीज़ की प्रेज, कि किसी भी तरह की पॉलिटिकल थॉट के बारे में उन्हें और कोई अप्रिशिएशन नहीं थी, अंडरस्टैंडिंग भी नहीं थी और अप्रिशिएशन भी नहीं थी, मीन्स उन्हें पता ही नहीं था, क्योंकि गांधी का नाम फैला हुआ था तो बस इस वजह से वो ट्रेंड में चल रहे थे, तो इस वजह से वो उनको फॉलो करते थे, और किसी भी तरह की पॉलिटिकल थॉट का उन्हें पता ही नहीं था। यानी कि जब हमें दूसरी पॉलिटिकल थॉट्स का पता हो तभी तो हम दो में ये चूज़ कर पाएंगे, लेकिन उन्हें और किसी का पता ही नहीं था, तो वो गांधी को ही फॉलो करते थे। नेचुरली दे वर ऑल एवर्स टू द टर्म कम्युनिज्म, और अगर उन्हें और तरह की पॉलिटिकल थॉट का पता नहीं था तो ये नेचुरल था, ये स्वाभाविक था कि वो जो कम्युनिज्म जो टर्म थी उसके बिल्कुल एवर्स थे, उसके खिलाफ थे। दे वर अपोजिट, दे वर अपोजिंग, दे वर कॉन्ट्रेरी टू द वर्ड कम्युनिज्म। अब कम्युनिस्ट, अब बता रहे हैं एक्चुअली कम्युनिज्म होता क्या है। ये एक आइडियोलॉजी होती है, जैसे कि मार्क्सिस्ट लोग होते हैं, मार्क्सवादी विचारधारा होती है, या लेनिनवादी लोग होते हैं, तो उनकी जो विचारधारा होती है उसको, वो एक कम्युनिज्म जैसी विचारधारा होती है, गांधीवादी से बिल्कुल अलग होती है। कि एक कम्युनिस्ट वॉज अ गॉडलेस मैन। अब वो डिफाइन भी कर रहे हैं राइटर कि एक्चुअली एक कम्युनिस्ट उस टाइम क्या माना जाता था, वॉज अ गॉडलेस मैन। वो एक गॉडलेस मैन होता है, मीन्स वो एक एथेइस्ट होता है, वो गॉड को ना मानने वाला आदमी होता है। ही हैड नो फिलायल और कंजुगल लव, कि उसके अंदर कोई फिलायल लव नहीं होता। फिलायल लव का मतलब होता है जो बच्चों का अपने पेरेंट्स के प्रति होता है, पेरेंट्स के लिए होता है। कंजुगल लव मीन्स अपने हस्बैंड का वाइफ के लिए, या वाइफ का हस्बैंड के लिए, मीन्स स्पाउस के लिए जो प्यार होता है, तो उनमें ना अपनी वाइफ के लिए प्यार होता है, ना उनमें पेरेंट्स के लिए होता है। ही हैड नो कंपंक्शन, कि उनके अंदर कोई कंपंक्शन नहीं होती अबाउट किलिंग हिज ओन पेरेंट्स, कि उनके खुद के भी रिग्रेट नहीं होगा अगर खुद के ही पेरेंट्स को मार दिया जाए, या वो खुद मार दें या अपने बच्चों को मार दें, तो भी उन्हें रिग्रेट नहीं होता। जिस कॉज के लिए वो लगे हुए हैं उस कॉज के लिए वो ऐसा भी कर सकते हैं। ही वॉज ऑलवेज आउट टू कॉज, और एक ऐसा आदमी हमेशा कॉज ढूंढता था। कॉज मीन्स कारण ढूंढता था किसी भी तरह की ऐसी अनरेस्ट फैलाने के लिए। एंड स्प्रेड अनरेस्ट, अनरेस्ट मतलब आंदोलन की भावना को फैलाने के लिए, या प्रोटेस्ट की भावना या एंगर फैलाने के लिए वो हमेशा रेडी रहते हैं। एंड वायलेंस, या फिर वायलेंस, हिंसा फैलाने के लिए अमंग इनोसेंट एंड इग्नोरेंट पीपल।
इन लोगों में फैलाते हैं कि जो इनोसेंट भोले भाले जिनका कोई लेना देना नहीं होता, और इग्नोरेंट इग्नोरेंट मतलब अनअवेयर लोग जो हैं उनके अंदर वो वायलेंस को फैलाते हैं, अनरेस्ट को फैलाते हैं, मीन्स उनको भड़काते रहते हैं थे। सच नोशंस विच प्रिवेल्ड एवरीवेयर एल्स इन साउथ इंडिया, और इस तरह के जो नोशंस थे, बिलीव्स थे, वो प्रिवेल कर रहे थे, स्प्रेड थे साउथ इंडिया में हर जगह एट दैट टाइम। मीन्स उस टाइम पर इस तरह के जो नोशंस थे कम्युनिस्ट लोगों के बारे में वो फैले हुए थे। नेचुरली फ्लोटेड अबाउट वेगली अमंग द खादी क्लैड पोएट्स, और नेचुरली जो था ये फ्लोट कर रहे थे, फ्लोट मीन्स वही स्प्रेड हो रहे थे वेगली, मोर और लेस, वेगली कहीं लगेगा मतलब क्लियरली नहीं, मोर और लेस वो वहाँ फैले हुए थे खादी क्लैड पोइट्स में। ये जो खादी पहनने वाले, जो भी गांधी को फॉलो करने वाले जो लोग थे, जो पोइट्स थे इस जेमिनी स्टूडियो के, उनमें भी नेचुरली वो फैल गए होंगे, क्योंकि इस तरह के जो नोशंस थे वो मद्रास में हर जगह फैले हुए थे, साउथ इंडिया में फैले हुए थे। एविडेंस ऑफ इट वॉज सून फोर्थकमिंग, कि कम्युनिज्म के बारे में इस तरह के विचार थे, इसका जो एविडेंस है, क्ल्यू है, वो फोर्थ कमिंग, वो मिलने वाला था। फोर्थ कमिंग का मतलब होता है अप्रोच कर रहा था, या वो इमिनेंट था, मीन्स आने वाला था, इसका सबूत हमें मिलने वाला था। When Frank Bookman's moral rearmament army some 200 strong visited Madras, कि एक फ्रैंक बुकमैन्स की मोरल रीआर्मामेंट आर्मी MRA ये जो थी ये आई सम 200, कुछ ये 200 लोग थे, स्ट्रॉन्ग लोग थे, विजिटेड मद्रास समटाइम्स इन 1952, जब इन्होंने 1952 में मद्रास को विजिट किया। दे कुड नॉट हैव फाउंड अ वार्मर होस्ट इन इंडिया देन द जेमिनी स्टूडियोज, उन्हें जेमिनी स्टूडियोज के अलावा और कोई बढ़िया होस्ट नहीं मिल सकता था, मतलब उनको होस्ट करने वाला जेमिनी स्टूडियो से बढ़िया कोई नहीं हो सकता था। समवन कॉल्ड द ग्रुप एन इंटरनेशनल सर्कस, किसी ने कहा कि ये जो ग्रुप है ये और कोई नहीं है, ये इंटरनेशनल सर्कस है। मतलब किसी को पता नहीं था। एक्चुअली क्या होता है कि जब कोई बड़ा सा स्टूडियो हो या बड़ी सी कोई कंपनी हो तो उसमें हर किसी को नॉलेज नहीं होती, तो जो आम वहाँ पर एम्प्लॉयज़ होते हैं, जैसे कि राइटर था वहाँ पे, तो वो उसको ज़्यादा नॉलेज नहीं होती, तो वो अंदाजे लगाते हैं कि व्हाट एक्चुअली वाज MRA। उसके नाम से तो पता लग रहा है कि मोरल रीआर्मामेंट आर्मी, मीन्स आर्मी है कोई, तो कैसी आर्मी है ये, तो कोई तो कहता था कि ये ग्रुप ऑफ इंटरनेशनल सर्कस है, कि ये कोई इंटरनेशनल सर्कस है, बट इसका ये हो नहीं सकता था बिकॉज दे वरंट वेरी गुड ऑन द ट्रेपेजी। ट्रेपेज जो थी, ट्रेपेज होता है कि जब रोप का गेम खेला जाता है, आपने सर्कस में देखा होगा कि वो रस्सियों से इधर उधर जब जाया जाता है, तो वो ट्रेपेज की जो आर्ट होता है वो होता है कि सर्कस होगा तो ट्रेपेज उन्हें आती होगी, तो वो अच्छे नहीं थे उसमें। एंड देयर एक्वेंटेंस विद द एनिमल्स वॉज ओनली एट डिनर टेबल, और उनका एनिमल्स से जो एक्वेंटेंस, दूसरी चीज़ होती है अगर सर्कस हो तो उनकी एक्वेंटेंस होनी चाहिए, वो परिचित होने चाहिए किससे, एनिमल्स से, लेकिन उनका जो एक्वेंटेंस था, जान पहचान थी एनिमल्स से, वो केवल डिनर टेबल पर ही होती थी। मीन्स डिनर टेबल पर मतलब वो मीट खाते थे तो सिर्फ वहीं, और उनका कोई एनिमल से लेना देना नहीं था। तो इसका मतलब ऐसा भी नहीं था, और क्या था, बट कहाँ है थे, यस, बट दे प्रेजेंटेड 2 plays इन ए मोस्ट प्रोफेशनल मैनर, लेकिन उन्होंने 2 plays को, उन्होंने नाटक किए, उनको बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से किया। मीन्स ये तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि वो सर्कस नहीं था, लेकिन उन्होंने किया क्या, 2 plays बहुत अच्छे से प्रोफेशनल तरीके से, प्रोफेशनल का मतलब बिल्कुल बहुत ही एक्सपर्ट तरीके से किए, और वो कौन से थे, जोथम वैली एंड द फॉरगॉटन फैक्टर। ये 2 plays उन्होंने बहुत अच्छे से स्टेज किए। एंड दे रैन सेवरल शोज, द फॉरगॉटन फैक्टर रैन सेवरल शोज इन मद्रास एंड अलॉन्ग विद द अदर सिटीजन्स ऑफ द सिटी, और उस शहर के जो दूसरे सिटीजन्स थे उनके साथ साथ द जेमिनी फैमिली ऑफ 600 सॉ द प्लेस ओवर एंड ओवर अगेन, कि जेमिनी फैमिली जो थी, जेमिनी परिवार जिसमें जितने भी एम्प्लॉयज़ थे, उन्होंने इन प्लेस को बार बार देखा। द मैसेज ऑफ द प्लेस वर यूजुअली प्लेन, इन जो प्लेस हैं इनके जो मैसेज थे वो प्लेन ही थे, सादे थे, सिंपल थे, और सिंपल होमिलीज थी। होमिलीज का मतलब होता है मोरली उनको स्पीच दी गई थी या उनको समझाया गया था कि सिंपल और मोरल उनके मैसेजेस थे, मोरालिटी से रिलेटेड। बट द सेट्स एंड कॉस्ट्यूम्स वर फर्स्ट रेट, लेकिन जो सेट था, जो उन प्लेस को के लिए सेट लगाया गया था, स्टेज सेट की गई थी, और कॉस्ट्यूम्स जो थे,
मीन्स जो ड्रेसेस वगैरह थी वो फर्स्ट रेट थी। फर्स्ट रेट मीन्स एक्सीलेंट थी, वो पहले दर्जे की थी। मद्रास एंड द तमिल ड्रामा कम्युनिटी वर, कि पूरा का पूरा मद्रास और तमिल जो ड्रामा कम्युनिटी थे वो वर हाईली इम्प्रेस्ड, वो काफ़ी इम्प्रेस हो गए थे, टेरिबली इम्प्रेस्ड। सम ईयर्स, फॉर सम ईयर्स ऑलमोस्ट ऑल तमिल प्लेज हैड ए सीन ऑफ सनराइज एंड सनसेट, और कई सालों तक जो सारे तमिल प्ले थे उनमें एक सीन होता था सनराइज और सनसेट का इन द मैनर ऑफ जोथम वैली। जोथम वैली जो प्ले था जो MRA ने किया था उसके स्टाइल में एक सनराइज और सनसेट का सीन होता था, जिसमें क्या होता था कि इतने ज़्यादा इम्प्रेस हो गए कि उसको कॉपी करने लग गए सभी, और 2 सालों तक, बहुत सालों तक ऐसा ही किया गया कि उसको सनराइज और सनसेट कैसे दिखाते थे कि एक बेयर स्टेज होती थी। बेयर मीन्स बिल्कुल खाली, जिसमें प्लेन स्टेज होती थी और वाइट बैकग्राउंड कर्टेन, बैकग्राउंड में एक वाइट कर्टेन लगा दिया जाता था, पर्दा होता था, एंड ए ट्यून प्लेड ऑन द फ्लूट, और बांसुरी के ऊपर एक ट्यून बजाई जाती थी सनराइज की और सनसेट की। इट वॉज सम ईयर्स लेटर दैट आई लर्न, कि जब वो आए तब हमें नहीं पता लगा था कि वो क्यों आए थे, बट कुछ सालों बाद मैंने ये जाना दैट MRA वॉज अ काइंड ऑफ काउंटर मूवमेंट टू द इंटरनेशनल कम्युनिज्म। देखिए वो कम्युनिज्म को डिस्कस कर रहे थे ना कि उसका सबूत मिलने वाला था कि इस तरह के कम्युनिस्ट के बारे में विचार फैले हुए थे, तो इसका सबूत यहाँ था कि बाद में जाना कि जो ये तो एक तरह की काउंटर मूवमेंट थी। काउंटर मूवमेंट मतलब अपोजिट मूवमेंट थी, कॉन्ट्रेरी आंदोलन था इंटरनेशनल कम्युनिज्म के अगेंस्ट, कि जो इंटरनेशनल कम्युनिज्म फैला हुआ था उसके अगेंस्ट जो था वो वहाँ प्रचार करने के लिए आए थे। एंड बिग बॉसेस ऑफ द मद्रास लाइक मिस्टर वॉसन सिंपली प्लेड इनटू देयर हैंड्स, और जो मद्रास के जो बड़े बड़े बॉसेस थे वो उनके हाथों में खेल रहे थे, यानी कि उनके हाथों खेल रहे थे मतलब उनको ही फॉलो कर रहे थे। ये हमने वहाँ उड़ती उड़ती खबर सुनी, ये बाद में सुनी, हमारे आकर चला गया, लेकिन बाद में हमें पता लगा कि वो कम्युनिज्म के खिलाफ वो काउंटर मूवमेंट्स थी। आई एम नॉट श्योर हाउएवर दैट दिस वाज इंडीड द केस, कि हाउएवर मुझे नहीं पता कि ये वास्तव में ऐसा ही केस था या नहीं, कि वो काउंटर मूवमेंट थी या नहीं थी, और हमारे जो बॉसेस थे वो उनके हाथों में कठपुतली की तरह थे, ऐसा मुझे नहीं लगा। फॉर बिकॉज द अनचेंजेबल एस्पेक्ट्स ऑफ द बिग बॉसेस एंड देयर एंटरप्राइजेज रिमेन द सेम, क्योंकि ये जो बड़े बड़े बॉस थे जैसे हमारे मिस्टर वॉसन थे, उनके जो अनचेंजेबल एस्पेक्ट्स थे, अनचेंजेबल मीन्स जो उनके बेसिक एस्पेक्ट थे, जो ना बदलने वाले एस्पेक्ट्स थे, मीन्स जो उनकी टाइप थी वो कभी नहीं बदली, दे रिमेन द सेम। और उनका जो एंटरप्राइज था, एंटरप्राइज का मतलब क्या होता है कि जो उनका तरीका था, जो उनका मेहनत करने का तरीका था वो सेम ही रहा, MRA और नो MRA, चाहे वहाँ MRA आ चुका हो चाहे ना आया हो, वो पहले जैसा ही था। इंटरनेशनल कम्युनिज्म और नो इंटरनेशनल कम्युनिज्म, कि मद्रास में इंटरनेशनल कम्युनिज्म था या नहीं था, इट मेड नो डिफरेंस टू हिम। इसलिए ये कहना शायद सही नहीं था कि हमारे जो बॉसेस थे वो उनके हाथों खेल रहे थे। द स्टाफ ऑफ जेमिनी स्टूडियो हैड ए नाइस टाइम, कि चाहे कुछ भी हुआ हो, जो जेमिनी स्टूडियो का जो स्टाफ था, जो भी एम्प्लॉयज़ थे, उनका अच्छा समय गुजरा होस्टिंग 200 पीपल ऑफ ऑल ह्यूज एंड साइजेस। जिन लोगों ने होस्ट किया, जेमिनी स्टूडियो ने जब होस्ट किया था 200 लोगों को, होस्ट करने का मतलब क्या, 200 लोगों की मेज़बानी की थी, उनका स्वागत किया था, जो ऑल ह्यूज एंड साइजेस के थे। जो ह्यूज होता है कलर्स और साइजेस के थे, मीन्स अलग अलग डील डोल के थे, अलग अलग फिजिकल जो उनका अपीयरेंस था उसके थे, ऑफ एटलीस्ट 20 नेशनैलिटीज़। और क्यों थे, क्योंकि वो कम से कम 20 अलग अलग देशों से आए हुए थे। इट वॉज सच अ चेंज, कि ये कितना बड़ा चेंज था फ्रॉम द यूजुअल कलेक्शन, कि जो यूजुअल कलेक्शन होती थी, मीन्स हमारे लिए तो ये बहुत बढ़िया चेंज रहा उस यूजुअल कलेक्शन से, जो आमतौर पर वहाँ कलेक्शन होता था, भीड़ होती थी किसकी, ऑफ क्राउड प्लेयर्स का जो कलेक्शन होता था, वेटिंग टू बी स्लैप्ड विथ थिक लेयर्स ऑफ मेकअप, जो वेट करते थे कि उनको स्लैप किया जाए, उनके ऊपर अप्लाई किया जाए थिक लेयर, मोटी सी परत ऑफ मेकअप बाय द ऑफिस बॉय के द्वारा मेकअप की एक बड़ी सी परत उन पर डाली जाए इन द मेकअप डिपार्टमेंट, इसके लिए वो वेट करते थे। सो स्टूडेंट्स, ये काफ़ी लेंथी चैप्टर है, और हम जो है, जो हमारा जो 3rd पार्ट है वो लास्ट पार्ट, उसमें इस चैप्टर को
कंप्लीट करेंगे। आई थिंक बहुत लंबा वीडियो हो जाता है। सो टिल देन बाय बाय स्टूडेंट्स।